Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year question series right from 2011 से 2024. For PDF and for further updates, you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. Now, अभी तक हमारा Pillar 1 and Pillar 2 हो गया है, right? That is banking and finance and budget and fiscal policy वाला pillar हो गया है. Now, this is the third pillar, that is balance of payment and external sector. ठीक है, तो इस पिलर से स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर 9 बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, करेंसी एक्सचेंज एक्सेट्रा. चलो, सो दिस इज फ्रॉम 2023. क्या कह रहा है? कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स. अब यहाँ कुछ एसेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4. हमसे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स. तो पहले जल्दी से समझ लेते हैं. देखो, एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? एसेट जो है वो टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है, राइट? टैंजिबल मतलब फिजिकल थिंग्स, राइट, जिसको आप छू सकते हो. इनटैंजिबल थिंग मतलब जो नॉन फिजिकल है बट वैल्यूएबल है. ठीक है, समझ में आया? तो एसेट्स टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है. जैसे एक एक करके समझते हैं. जैसे मान लो ये ब्रांड रिकॉग्निशन है, तो ये एक इनटैंजिबल एसेट है ना. मान लो कोई ब्रांड है तो वो टैंजिबल एसेट थोड़ी है. ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब क्या होगा? इट मीन्स हाउ वेल पीपल नो एंड ट्रस्ट अ ब्रांड. दिस इज ब्रांड रिकॉग्निशन, राइट? इट बिल्ट ओवर टाइम थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू कस्टमर एक्सपीरियंस. नो फिजिकल फॉर्म but very valuable for business success. This is brand recognition. तो ये क्या है? intangible assets है. ठीक है, चलो. दूसरा, इन्वेंट्री. इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री तो टैंजिबल एसेट है. दीज आर फिजिकल गुड्स जो एक बिजनेस सेल कर रहा है. जैसे मान लो हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक में हम कपड़ा रखे हुए तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री हुआ ना. इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी स्टोर्ड इन द वेयर हाउस. इट हैज अ फिजिकल प्रेजेंस एंड सो इट इज टैंजिबल. ठीक. नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आप बताओ टैंजिबल होगा या इनटैंजिबल होगा? ऑब्वियसली ये टैंजिबल होगा. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या करता है? तो इट गिव्स लीगल राइट एंड प्रोटेक्शन टू द आइडियाज, टू द क्रिएशंस. दिस इज नॉट अ फिजिकल थिंग बट लीगली वैल्यूएबल. दिस इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना. कॉपीराइट आप क्या बोलोगे? टैंजिबल है. ट्रेडमार्क को आप क्या बोलोगे? टैंजिबल है. कोई लोगो, कोई ब्रांड नेम है तो वो क्या है? ट्रेडमार्क हो सकता है उसका. एंड वो चीज टैंजिबल होगा या इनटैंजिबल? तो ऑब्वियसली इनटैंजिबल. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये क्या है? ये भी इनटैंजिबल है. मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कलेक्शन जहां पे कस्टमर के नेम्स है, एड्रेस है, ईमेल्स है, राइट? दिस इज मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट. दिस इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग, दिस इज यूज्ड फॉर कस्टमर कम्युनिकेशन एंड इट इज स्टोर्ड डिजिटली और ऑन पेपर. बट जो वैल्यू कहाँ है? वो पेपर का नहीं है ना. वैल्यू उस इंफॉर्मेशन का है जो उस पेपर पे लिखा हुआ है. सो वो क्या होगा? इनटैंजिबल एसेट होगा. तो हमसे क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड इनटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स. तो कौन कौन सा होगा? ब्रांड रिकॉग्निशन, इंटेलेक्चुअल एंड मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट. आंसर क्या होगा? ओनली 3. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन जितना हम बता दिए दैट इज मोर देन एनफ, राइट? चलो, क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज फ्रॉम 2022. With reference to Indian economy, consider the following statement. A share of household finance saving goes towards government borrowing. A share of household financial saving जो है वो जाता है government borrowing की तरफ. Is this statement correct? एकदम correct है. डिस्कस कर लेंगे हम लोग. दूसरा, dated securities issued at market related rates at in auction form a large component of internal debt. अभी अगर आपको पता होगा तभी आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो. तो अभी के लिए समझ लो कि ये भी स्टेटमेंट सही है. डिस्कस कर लेंगे हम लोग दोनों. अब देखो, जहां तक ये स्टेटमेंट का बात है ना, तो जब आप मतलब इकोनॉमी को एक अच्छे लेवल तक पढ़ लेते हो तो यू विल बी इन पोजिशन कि इसको आप समझ पाओ कि हाँ, ये स्टेटमेंट तो मेरा सही है. लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा? इस तरीके का स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा. इस तरीके का स्टेटमेंट आपको विजन आईएएस का जो PT 365 हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें किसी कोने में लिखा हुआ मिलेगा. लेकिन ध्यान रहे, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट को टारगेट करना है, पहले तो इस तरीके का स्टेटमेंट आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट को आप टारगेट बना लिए ना कि हाँ, इस तरीके का स्टेटमेंट को हम पढ़ते रहेंगे, तो कभी भी इकोनॉमी खत्म होगा ही नहीं. आप राइट, कभी नहीं हो. तो पहला तो टारगेट नहीं बनाना है. तो एक सिंपल सा स्ट्रेटजी इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि विवेक सिंह सर का जो आता है ना क्वेश्चन का, कुछ 250 या ऐसा कुछ क्वेश्चन वो रिलीज करते हैं. उसमें ना वो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं जिसमें इस तरीके का डेटा बहुत ज्यादा मतलब बहुत
शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो बहुत सेफ अगर खेलना है ना तो हम लोग विवेक सर के वो 350 या जो भी जितने भी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते होंगे उसको हम लोग अगर देख लेते हैं ना तो उसमें कितना क्वेश्चन होगा, मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके का होगा। तो उतना अगर कर लेते हैं ना तो फिर इकोनॉमिक सर्वे से एंड विजन आईएएस से इस तरीके के स्टेटमेंट के पीछे भागने का जरूरत नहीं होगा कि इट फॉर्म्स लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट। ये सब कैसे आपको पता होगा कि डेटेड सिक्योरिटीज जो है वो लार्ज कंपोनेंट फॉर्म करता है इंटरनल डेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा जब आप मतलब इकोनॉमी पढ़ लोगे तो। लेकिन इस तरीके का स्टेटमेंट या फिर ये विवेक सर का जो विवेक सिंह सर का जो ये 350 वाला है ना, इसको वहां पे भी यूज किया जा सकता है। वो जो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि कोई चीज कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहा है घट रहा है, उस तरीके का जो क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन यहाँ से टारगेट किया जा सकता है, यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले समझते हैं। देखो तो दोनों स्टेटमेंट सही, आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ 1 and 2। अब समझो, सबसे पहले हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है करेंसी, इसमें आता है बैंक डिपॉजिट्स, इसमें आता है डेट सिक्योरिटीज, इसमें आता है म्यूचुअल फंड्स, इसमें आता है इंश्योरेंस, इसमें आता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स। बात यह है कि अ पार्ट ऑफ दिस सेविंग इज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग एंड मेनली थ्रू प्रोविडेंट फंड। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक, अब अगर ये डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का अगर बात करते हैं तो दीज आर लॉन्ग टर्म बॉन्ड issued by both central and state government with a tenure of 5 to 30 years. They have either a fixed or floating interest rate coupon जिसको periodically पे किया जाता है। अगर बॉन्ड है तो आप उस पर इंटरेस्ट रेट दोगे। अब अगर सरकार का ये बॉन्ड है तो जो भी इसको खरीद रहा है, मतलब जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, उसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का मतलब कि जब तक उसके पास बॉन्ड है थ्रू आउट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट उसको मिलेगा। फ्लोटिंग में मतलब कि समय के हिसाब से वो बदलता रहेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का पर्पस क्या है, पर्पस है कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस कर सके अपना फिस्कल deficit, and you need to keep in mind कि this dated government securities is different from the treasury bill। पढ़ा है हमने पहले भी, treasury bill जो होता है वो short term होता है, less than 1 year वाला होता है, जबकि dated securities वो long term का है। and अब जो ये क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पे देख लो कि dated securities accounted for 77% of India's total internal debt valued at 80.2 lakh करोड़। समझ में आया? तो स्टेटमेंट सही हो गया। अब आप एक बात बताओ, इस तरीके का स्टेटमेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। ठीक है, हम बस सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं चीज़ों को ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब ऐसा नहीं हो कि इकोनॉमिक सर्वे उठा के अब आप पढ़ने लगे, एकदम नहीं करना है ये सब। ठीक है, चलो तो जो भी कुछ है इंपॉर्टेंट हम लोग एक्सप्लेन कर दिए आपके लिए, राइट। एंड यहाँ पे ठीक है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है बोथ 1 and 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2022। क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कि एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ एक्सपेंडिचर किया गया, राइट। अब उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है वो देखना है। तो पहला, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमको जब तक ये पता नहीं हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। दूसरा, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले तो पता चले कि डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही आप कैपेक्स कहते हो। इसका मतलब होता है स्पेंडिंग मनी टू बाई, टू अपग्रेड, टू मेंटेन एसेट्स। समझ में आया? तो आप पैसा किस लिए खर्च कर रहे हो, ताकि आप एसेट्स को खरीद सको, अपग्रेड कर सको, मेंटेन कर सको। एसेट्स जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तब आप एक बात बताओ, अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉट? तो दिस इज 100% करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग मनी टू बाई, अपग्रेड और मेंटेन एसेट्स जैसे कि मशीन्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी। ठीक, तो बाइंग न्यू मशीनरी, अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, दूसरा, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है दिस इज शॉर्ट
टर्म स्पेंडिंग, एंड ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग, दिस इज फॉर डेली ऑपरेशन दैट लास्ट लेस देन 1 ईयर। समझ में आया? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप किसको बोलोगे? शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग को। एग्जाम्पल, आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? आप अपना ओनरशिप को सेल कर रहे हो, है ना, किसी कंपनी में आपका इक्विटी है कुछ, अब वो आप उसके थ्रू फाइनेंस कर रहे हो, मतलब आप अपने ओनरशिप को सेल कर रहे हो, एंड दिस equity financing, this ownership selling is not revenue expenditure, this is not short term spending। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भले ही ये स्टेटमेंट सही है कि डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस पार्ट इज करेक्ट, बिकॉज डेट फाइनेंसिंग का मतलब टेकिंग लोन विच आर यूजुअली यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स, so it is a capital expenditure, so this is correct, but equity financing is not a revenue expenditure जो कि यहाँ लिखा हुआ है, so this statement is incorrect। आंसर क्या होगा? 1 only। समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? ध्यान से समझना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप कोई एसेट्स के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, दैट इज टू बाई, टू अपग्रेड, टू मेंटेन एसेट्स, जैसे बाइंग न्यू मशीनरी, अपग्रेडिंग द सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग फॉर डेली ऑपरेशन, जैसे मान लो आपको एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है, रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब ओनरशिप को सेल करना, एंड ओनरशिप को सेल करना, इक्विटी फाइनेंसिंग इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट जो है वो गलत हो गया, ठीक है, जबकि फर्स्ट पार्ट ठीक है। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेट फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन लेना, एंड दैट टू फॉर लॉन्ग टर्म्स नीड, राइट। चलो, तो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख ही लोगे, या आंसर भी हमने देख ही लिया। नाउ क्वेश्चन 4, दिस इज फ्रॉम 2022। With reference to Indian economy, consider the following statement। अब देखो, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नीर एंड रीर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कितना भी मतलब स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझाएंगे, आपको नीर एंड रीर पहले पता होना ही चाहिए। तो अभी ही अच्छे से समझ लेते हैं नीर एंड रीर। देखो, imagine you have a 100 rupee, right, and you want to exchange it for foreign currency। The value of your 100 rupee will change based on how strong or weak the Indian rupee is compared to other currencies like US dollar, यूरो, चाइनीज युआन। तो भले आपके पास 100 रुपए है, एंड ये 100 रुपए को आप एक्सचेंज करना चाहते हैं किसी फॉरेन करेंसी से, जैसे आप ये 100 रुपीज देके आप डॉलर लेना चाहते हो, राइट, आप यूरो लेना चाहते हो, आप युआन लेना चाहते हो, तो वो आपको कितना मतलब वैल्यू मिलेगा 100 रुपीज का, वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपका जो इंडियन रुपी है वो कितना स्ट्रांग है दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, कितना वीक है दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक। अब नीर क्या करता है, देखो ध्यान से, नीर टेल्स यू, नीर का फुल फॉर्म क्या होता है? नीर का फुल फॉर्म होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, राइट। So NIR tells you how strong or weak the Indian rupee is compared to a group of foreign currency। समझ में आया? कि एक मान लो ये बास्केट ले लिए, इसमें कुछ फॉरेन करेंसीज रख लिए हैं, ठीक है। अब इस फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में इंडियन रुपी कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये हमको नीर बताता है कि एक तरफ बास्केट में क्या है, कुछ फॉरेन करेंसीज है, एक तरफ आपका इंडियन रुपी है। अब ये इंडियन रुपी फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, ये हमको कौन बताता है? नीर बताता है। अब अगर मान लो नीर, ये जो नीर है, ये नीर अगर इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या है? इंडियन रुपी जो है इट हैज गेन्ड वैल्यू, दैट इज अप्रिशिएटेड, दैट इज इट कैन बाय मोर फॉरेन करेंसी। तो जब हम कह रहे हैं कि नीर जो है वो इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो इंडियन रुपी है उसने वैल्यू गेन करा है, वो अप्रिशिएट हुआ है, इट कैन बाय मोर फॉरेन करेंसी। अगर हम कह रहे हैं कि नीर जो है, समझना अच्छे से, डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? रुपी जो है, इंडियन रुपी, उसने अपना वैल्यू लॉस्ट किया है, लूज किया है, दैट इज डिप्रिशिएट हुआ है, दैट इज इट कैन बाय लेस फॉरेन करेंसी। आप कब बोलोगे कि आपका करेंसी जो है वो वैल्यू लूज करेगा? जब वो किसी चीज को कम खरीद पाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो करेंसी, आपका जो इंडियन रुपये है, उसका उतना वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है कि वो डिप्रिसिएट कर गया है। एंड आप कब कहोगे कि आपका करेंसी जो है उसने वैल्यू गेन किया है, वो अप्रिशिएट हुआ है? कब कहोगे? जब वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी खरीद सके या ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को खरीद सके, तभी तो आप बोलोगे ना कि हाँ आपका करेंसी स्ट्रांग है। तो मान लो कि आपका जो 100 रुपीज था, ये 100 रुपीज पिछले साल $1.2 ही खरीद सकता था,
बट अब यही 100 रुपीज से आप $1.5 आप खरीद पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो आप कम खरीद रहे थे, अभी आप कम ज्यादा खरीद पा रहे हो डॉलर को। इसका मतलब आपका उतने ही दाम में, आप 100 रुपए में ही आप ज्यादा चीज खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपके करेंसी का वैल्यू बढ़ा ना। इसका मतलब क्या है, नीर बढ़ा, नीर इंक्रीज हुआ। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, रुपी जो है वो अप्रिशिएट किया, उसका वैल्यू बढ़ा है। यहां तक ठीक है, क्लियर है? नाउ अब अगर आपको नीड समझ में आ गया तो हम लोग रीड समझने का प्रयास करते हैं। ये रीड क्या होता है? दिस इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये क्या था? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। एंड दिस रीड इज सिमिलर टू नीड बट इट ऑल्सो कंसिडर इन्फ्लेशन। ये सेम चीज है, नीड के जैसा ही काम करेगा, लेकिन रीड में इन्फ्लेशन का एक कंपोनेंट आ जाता है। इट ऑल्सो कंसिडर इन्फ्लेशन डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अब मान लो इंडिया में इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, राइट, मतलब प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। अदर कंट्रीज के रेस्पेक्ट में फास्टर रूप से इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। तो आप बताओ, आपके वैल्यू का आपके रुपी का वैल्यू क्या होगा? वो इंक्रीज नहीं करेगा ना, नॉट इंक्रीज। क्यों? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपका जो वैल्यू, आपका जो पैसा है वो, अगर इन्फ्लेशन हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो अब कम चीजों को खरीद पा रहा है। समझ में आया? पहले आप 10 रुपए में आप 2 चॉकलेट खरीद पा रहे थे, राइट। अब इन्फ्लेशन हो गया, तब आप 10 रुपए में आप एक ही चॉकलेट खरीद पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो आपको वैल्यू मिल रहा था आपके इंडियन रुपी का, वो वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है। समझ में आया? तो रीड क्या कर रहा है, रीड जो है वो इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट लगा देता है नीर में। ठीक है, क्लियर है बात? सो इफ इंडियाज प्राइजेस आर राइजिंग फास्टर देन अदर कंट्री, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रुपी मे नॉट इंक्रीज इवन इफ नीर सोर्स एंड इंक्रीज। भले ही नीर आपका बढ़ रहा हो, भले ही नीर अप्रिशिएट कर रहा हो, उससे क्या फायदा? इन्फ्लेशन हो गया ना। इन्फ्लेशन हो गया तो आपका वैल्यू, आपका इंडियन रुपी का वैल्यू तो वैसे ही गिर गया। समझ में आया? तो अब ध्यान से समझो। तो अगर रीर इंक्रीज करता है, अगर रीर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन गुड्स जो है वो मोर एक्सपेंसिव हो गए हैं। समझ में आया बात? अब जब इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे फॉरेनर्स के लिए, तो क्या होगा? एक्सपोर्ट डिक्रीज कर जाएगा, नहीं करेगा। इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा, एंड जब एक्सपोर्ट डिक्रीज करेगा, इंपोर्ट इंक्रीज करेगा, तो इंडिया लूज करेगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। लेकिन अगर रीड जो है, ये रीड अगर डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब क्या है? इंडियन गुड्स जो है वो चीपर हो जाएगा फॉरेनर्स के लिए। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट जो है वो घट जाएगा, एंड इंडिया जो है वो गेन करेगा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो भले मान लो कि नीड अगर इंक्रीज कर रहा है, तो भले ही आपका इंडियन रुपी स्ट्रेंथन हो जाएगा, अप्रिशिएट कर जाएगा, बट इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मच हायर देन इन यूएस। अगर ऐसा केस है तो फिर क्या होगा? तो फिर सारा कुछ गड़बड़ होने लगेगा। इवन इफ द रुपी इज स्ट्रॉन्गर इन फॉरेक्स मार्केट, इंडियन गुड्स विल स्टिल बी एक्सपेंसिव। एज अ रिजल्ट, foreigners will buy fewer, lesser Indian product, and the India will lose its export advantage. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रीर इंक्रीजेस शोइंग इंडिया इज लूजिंग ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इन सबको एक बार हम हटाते हैं एंड सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। नीर क्या हो रहा है? करेंसी कितना मजबूत है ये बताया जा रहा है अदर कंट्री के रेस्पेक्ट में। सो करेंसी के स्ट्रेंथ को बताया जा रहा है। अगर ये नीर हायर है, इसका मतलब क्या है? आपका जो इंडियन रुपी है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर रुपी। ठीक, मतलब नीर का ज्यादा होना ये अच्छा है। ठीक, ऐसे समझ लो। रीर के बारे में हमने क्या पढ़ा? रीर क्या है? तो नीर ही है, बट इसमें इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट आ गया है, तो नीर प्लस इन्फ्लेशन लिख देते हैं ऐसे समझने के लिए सर। अगर ये रीर हायर है, इसका मतलब क्या है? इंडियन गुड्स कॉस्टलियर, एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा गिर जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस वीकन हो जाएगा। तो हम अगर ऐसा कहें कि अगर नीर मेरा बढ़ भी रहा है बट इन्फ्लेशन हाई है, तो रीड जो है वो भी मेरा क्या होगा? बढ़ेगा, एंड इंडिया जो है वो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस लूज करेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब क्वेश्चन, मतलब हम बहुत पीएचडी करवा दिया आप लोग को। चलो अब जल्दी से ये एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है? सबसे पहला कह रहा है कि एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अब इस पे तो कोई डाउट है नहीं, राइट? तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक,
एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस? नहीं। अगर रीर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपोर्ट गिर रहा है। क्यों? इन्फ्लेशन, हमारा प्रोडक्ट बाहर वाले लोगों को महंगा लग रहा है, एक्सपोर्ट गिरेगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या होगा? लूज होगा, इंप्रूव नहीं करेगा, खराब होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत। जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है, हमारा ये सारा कुछ गलत, हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंचते हैं, सी पे। तो हम बार बार एक ही बात यही समझा रहे हैं ना कि एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में समझना है चीजों को, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जबरदस्ती का ना मतलब स्कॉलरली लैंग्वेज नहीं पढ़ना है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर मार्केट is likely to cause an increase divergence between नीर एंड रीर। आप बताओ ये सही होगा कि नहीं होगा? ये भी सही स्टेटमेंट है कि आपको नीर एंड रीर में आपको डाइवर्जेंस नहीं दिखेगा। जब आपके कंट्री का इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आप बताओ, नीर अगर आपका कुछ भी है, रीर, दोनों में आपको बहुत ज्यादा गैप दिखेगा। सो इफ इन्फ्लेशन इन इंडिया इज हायर देन इन अदर कंट्री, रीर विल इंक्रीज मोर देन नीर, मेकिंग इंडियन गुड्स मोर एक्सपेंसिव ग्लोबली। एंड होगा क्या इससे? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो खराब होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत पीएचडी करवा दी है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फ्रॉम 2022। अब देखो ये क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटमेंट ना हम बहुत बार समझा चुके हैं। ठीक है, आप एक काम करो, हम एक बात बताते हैं, मेरे हिसाब से आंसर जो है, करेक्ट आंसर होगा 1 और 2। अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो चीजों को, ठीक है, तो हम लोग जितना मतलब पहले पढ़े हैं ना, उसके बेसिस पे आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस आसान भाषा में हम आपको चीज़ों को समझाते हैं, आप अगर सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है, देखो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया ये क्वेश्चन। एंड क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इस स्टेटमेंट का बाल का खाल निकाला जा रहा था। ठीक है, कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, वैसा नहीं तो ऐसा होगा। इकोनॉमी में हम लोग को एक मतलब सर्टेन लेवल तक एक लॉजिक लगा के चीज़ों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन को, वो सर्टेन लेवल से अगर ऊपर बढ़े तो फिर वही बाल का खाल निकलने लगेगा। ठीक, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि मान लो कि आंसर जो है वो फर्स्ट सही है स्टेटमेंट, सेकंड सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अब आपको करना क्या है? अगर आपने आप सीरियसली वो पूरे वीडियो को, पूरे सीरीज को अगर फॉलो कर रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ कमेंट में कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों सही होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट क्यों सही होना चाहिए, एंड थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत होना चाहिए। हम आपको आंसर तो बता दिए, राइट? यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था। यूपीएससी के हिसाब से मतलब कोई आंसर वांसर नहीं देखना है इसका आपको। ठीक है, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट ये भी आंसर बता रहे थे, लेकिन आंसर अगर देखा जाए ना, तो हम लोग जो जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं ना इंडियन इकोनॉमी को, आंसर होना चाहिए 1 और 2। अब आपका सिर्फ काम इतना है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओ कि 1 क्यों सही है, 2 क्यों सही है, एंड 3 क्यों गलत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ड्रॉप कर दिया इसलिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे। चलो, एंड अगर इसके बाद भी वो होगा ना, इशू होगा, तो कोई इशू नहीं है, हम आपको मतलब कमेंट में ही एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप प्लीज बताओ तो, थोड़ा तो सोचो ना, मतलब सोचो हो जाएगा। नाउ दिस इज फ्रॉम 2021, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट necessarily the effect of devaluation of a currency is that it necessarily। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है आप बताओ? समझते हैं ना, मतलब समझेंगे एक एक वर्ड्स को, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक तो हो ही जाता है। तो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट वैल्यू रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान लो $100, 100 रुपी, मान लो $2, तो गवर्नमेंट क्या किया? डिवैल्यू कर दिया, तो अब 100 रुपी में एक ही डॉलर मिल रहा है। समझ में आया? तो आपके करेंसी का, आपके इंडियन रुपी का वैल्यू क्या हुआ? डिक्रीज हुआ ना। पहले आप 100 रुपीज में आपको $2 मिल रहा था, अब 100 रुपीज में $1 मिल रहा है। तो उससे होगा क्या? ये डिवैल्यूएशन से क्या होता है? आपका एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाता है, आपका एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता लगने लगता है फॉरेनर्स को। तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेनर्स जो है वो बाई करेंगे वो गुड्स को, है ना? तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाता है। तो जो आपके कंट्री में लोग हैं ना, वो बाहर से कम चीजों को खरीदेंगे, तो इंपोर्ट क्या होगा? इंपोर्ट मेरा गिर जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ गया है। एंड ट्रेड डेफिसिट जो है ये क्या होता है? ये रिड्यूस होता है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट मेरा बढ़ रहा है, इंपोर्ट मेरा कम हो रहा है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। अच्छा, अब आपको पता है कि एक्सपोर्ट क्यों डिवैल्यूएशन, मतलब ये चीज अगर कुछ हो रहा है तो
एक्सपोर्ट आपका कैसे बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट कैसे चीपर हो रहा है, प्रोडक्ट कैसे चीप हो रहा है, ये बताओ आप। देखो हाँ, तो इंडियन एक्सपोर्ट डिवैल्यूएशन के कारण चीपर क्यों होगा, कि इसलिए चीपर होगा क्योंकि खुद से देखो ना कि 100 रुपए का पहले जो $2 देना पड़ रहा था, अब 100 रुपए का सामान का आपको कितना डॉलर देना पड़ रहा है, $1। तो एक्सपोर्ट सस्ता हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। अब ऐसे समझो इंपोर्ट क्यों महंगा होगा, तो इंपोर्ट क्यों महंगा होगा क्योंकि पहले आप $2 का सामान लेते थे एंड आप 100 रुपए ही देते थे, लेकिन अब आप $1 का सामान ले रहे हो एंड आपको 100 रुपए देना पड़ रहा है, तो इंपोर्ट महंगा होगा या नहीं होगा, आप बताओ। समझ में आया। सो इट इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। अगर डिवैल्यूएशन हो रहा है तो क्या ये इम्प्रूव करेगा कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट, तो 100% करेगा। दूसरा, इट इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अरे भाई एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है। डिवैल्यूएशन डज नॉट मेक करेंसी स्ट्रॉन्गर। ये करेंसी आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्या, पहले 100 रुपए में $2 मिल रहा था, अब 100 रुपए में $1 मिल रहा है, तो आपका वैल्यू तो कम हुआ ना, 100 में 2, 100 में 1, तो इसका मतलब वैल्यू तो गिर गया ना आपके करेंसी का। सो डिवैल्यूएशन मेक्स द करेंसी वीकर कंपेयर टू अदर करेंसी। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, जैसे सेकंड स्टेटमेंट गलत, ये एंड ये गलत, आपको 1 तो पक्का सही है, तो ऑब्वियसली ए होगा आंसर, राइट। लेकिन फिर भी 3 देख लो। इट इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, ट्रेड बैलेंस होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। डिवैल्यूएशन क्या करेगा, डिवैल्यूएशन हेल्प एक्सपोर्ट बट मेक्स इंपोर्ट एक्सपेंसिव। हम लोग देखें ना, एक्सपोर्ट तो ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट को तो महंगा कर देगा, तो इंपोर्ट गिर जाएगा। एंड सो डिवैल्यूएशन डज नॉट गारंटी एन इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड बैलेंस, बिकॉज अगर एक कंट्री का इंपोर्ट, अगर एक कंट्री जो है वो इंपोर्ट करता है एसेंशियल गुड्स जैसे कि ऑयल, जैसे कि रॉ मटेरियल, तो उसका इंपोर्ट को कॉस्ट तो स्टिल मतलब वो हाई ही रहेगा ना, क्योंकि वो एसेंशियल गुड्स और वो कहां से लेगा, तो उसको तो इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। एंड सम कंट्री में नॉट बी एबल टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट क्विकली डिस्पाइट चीपर गुड्स। अरे सिर्फ मतलब डिवैल्यूएशन कर देने से एक्सपोर्ट होने लगेगा क्या, उतना प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए मार्केट में। सो एक्सपोर्ट क्विकली इंक्रीज कर जाए ये भी जरूरी नहीं है, भले ही प्रोडक्ट आपका चीपर हो, अदर भी तो कंस्ट्रेंट होंगे। एंड अगर बहुत दिक्कत होता सॉल्व करने में, और दिक्कत होता कब, जब मान लो 1 और 3 बोल के ऑप्शन दे देता कोई, लेकिन जैसे हम 2 को कट कर रहे हैं, हमको पता है 1 सही है, तब तो डायरेक्ट आंसर मिल रहा है ना हमको, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके लिए, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 2021 का है, क्या कह रहा है देखो, 1 2 3 4 कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख रहा है विच ऑफ द above कैन बी इंक्लूडेड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, when a company, when an individual from one country invest directly in a business in another country। एक कंट्री है, यहाँ कोई बिजनेस, कोई कंपनी वगैरह है, ठीक है, इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोई फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई बाहर का इंडिविजुअल इस दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको एफडीआई कहते हैं। सो एफडीआई इज व्हेन अ कंपनी, अ इंडिविजुअल from one country invest directly in a business in another country. And FDI is not just about money, it's about bringing technology, knowledge, management skills to the host country। कि ये सिर्फ पैसा थोड़ी लगा रहा है, FDI का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है, it also brings technology, knowledge, management skills। So हमसे पूछ रहा है which of the above can be included in FDI। So foreign currency convertible bonds आएगा, एकदम आएगा। Foreign institutional investment with certain conditions, ये भी होगा। GDR Global Depository Receipts, इंडिया में GDR को FDI के रूप में कंसिडर किया जाता है। FDI can happen through purchasing share of an Indian company। FDI can happen through investing in a joint venture। FDI can happen through setting up a subsidiary in India। राइट, तो 1 2 3 तो पक्का है। एफडीआई है क्या, क्या नहीं है, तो ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये एफडीआई नहीं है। दीज आर द डिपॉजिट्स मेड बाय एनआरआई इन इंडियन बैंक्स एंड दे act as debt inflow, not FDI। So FDI is a long-term investment that involves direct control over business activity। Foreign currency convertible bond, global depository receipts, foreign institutional investment that is FII with certain conditions are part of foreign investment। ये जो non-resident external deposits है, these are not considered FDI because they create debt। ये debt है एक तरीके का and not direct business investment। ठीक है, क्लियर है आंसर 1 2 एंड 3। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है आपके लिए। कुछ क्वेश्चन इधर उधर से मतलब मिसमैच हो गया है, मतलब दूसरे टॉपिक का इसमें आ गया, लेकिन ठीक है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 2020। कह रहा है along with budget
The finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement, right? So this macroeconomic framework statement is presented because this is mandated by, so सिंपल सा है, पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, दिस इज मैंडेटेड बाय प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है, पहले देखें, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देख लो कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट एवरी ईयर अलोंग विथ यूनियन बजट एंड दिस इज रिक्वायर्ड बाय लॉ अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है ना, इसका पर्पस क्या है? टू एनालाइज, इट एनालाइजेज द ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इट प्रोजेक्ट्स द जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है, पहले भी देखा है हमने ये, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम 2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ Indo-Sri-Lanka trade consistently increased in the last decade. This is wrong. देख लेंगे एक एक करके क्या है। Textile and textile articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. This is correct. In the last 5 years, Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. This is रॉन्ग। अब ये देखो 2020 में पूछा है, तो उसके रिस्पेक्ट में ही मतलब हमको आंसर देखना है। आंसर क्या होगा इसका? 2 ओनली, राइट। सो अगर पहले स्टेटमेंट का बात करें, अब देखो इस तरीके का स्टेटमेंट आप बताओ, आप कहाँ से मतलब आप क्या चाहते हो, खुद से सोचना, राइट, कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट को टारगेट करना चाह रहे हो क्या, एंड आप कैसे मतलब क्या सोर्स लोगे? इकोनॉमिक सर्वे, हाँ ये पढ़ोगे आप इकोनॉमिक सर्वे से, खुद से सोचना। आप कौन कौन से कंट्री के रिस्पेक्ट में पढ़ते रहोगे, राइट, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ नेपाल है, यहाँ बांग्लादेश है, तो आप कंक्लूजन निकालोगे कि नेबरिंग कंट्रीज का पढ़ लेते हैं। अरे तो क्या क्या पढ़ोगे? इसीलिए मैंने बताया कि ठीक है विवेक सर, अगर आपको खुद से ही करना है ना, तो विवेक सर का जो वो भी क्वेश्चन आता है ना 250 350 वाला, वो देख लीजिए, उसमें जितना ये ट्रेंड्स, राइट, उस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ लिख रहा है कंसिस्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज, तो इस तरीके का ना ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन जितना इसमें है उतना देख के 50 बार रिवाइज करके उसको ख़त्म करना है। कितना होगा मैक्सिमम? 10 से 15, यही क्वेश्चन होगा ना, पहले भी बताएं। तो यहीं से देख लीजिए, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा, बजट वगैरह का भी कुछ मिल जाएगा, एंड कुछ साल भर जो भी रेलिवेंट न्यूज़ है वहाँ से भी आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। सो 10 जगह भागने से अच्छा है कि इसी को आप पढ़ लीजिए, एक बार आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं एक बार कि ये जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, दिस इज रॉन्ग because this has not increased significantly over last decade. In fact, trade decline हुआ है आफ्टर 2014-15, राइट, तो बढ़ने की जगह डिक्लाइन हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो ये गलत, ये गलत। एंड वैसे भी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है श्रीलंका में, वो भी आप देख के मतलब गेस कर सकते थे, लेकिन ये अभी बोल देना बहुत आसान हो जाता है, एग्जामिनेशन सिनेरियो में थोड़ा सा टफ जाता है ये सोचना। फिर सेकेंड स्टेटमेंट था, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ trade between India and Bangladesh. This is correct. India exports fabric to Bangladesh, which are then used to make garments. Bangladesh exports ready-made garments to India, making this an important trade link. So second statement correct है। Third statement का बात है कि in the last 5 years Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. छोटा सा कंट्री है, right? So this statement is wrong. Bangladesh is India's largest trading partner in South Asia, not Sri Lanka, नॉट नेपाल, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा 2 ओनली, राइट। जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, हालांकि अब काम का तो है नहीं, आप वही कर लो जो हम आपको बताएं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट sometimes found in news refers to the grade of, किसके ग्रेड का बात होता है? थ्रू वेस्ट Texas Intermediate. This West Texas Intermediate is a specific type of crude oil. It is mainly sourced from Texas, USA. West Texas Intermediate is one of the key benchmark used globally to set the crude oil prices. So it refers to the grade of crude oil. It is an important global oil benchmark. अब क्या होता है, हम लोग PhD करने लगते हैं, जो भी टर्म्स न्यूज़ में है या फिर PT 365 में। अब यही बात जब हम PT 365 जब पढ़ा रहे थे इकोनॉमी का, तो ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे कि हम बहुत ज़्यादा उसको रीड करके निकल गए, समझाने का प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं किए। कारण सिर्फ ये था क्योंकि आपको ना मतलब टर्म एंड वो टर्म किससे जुड़ा हुआ बस उतना ध्यान रखना था। अब मान लो कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के बारे में एक लंबा पेज पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, अरे तो
मान लो ठीक है, ये लोग भी लिख दिए विजन वाले भी, तो हम लोग को क्या करना है उससे? क्वेश्चन आप देखोगे तो यू विल रियलाइज ना कि सिर्फ एकदम सरफेस लेवल पे सबसे बेसिक क्वेश्चन, आप वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट किससे जुड़ा हुआ है? क्रूड ऑयल से जुड़ा हुआ है, बात खत्म। तो इसीलिए बहुत सारे जगह पे हम भी रीड करके निकल गए। अब जब हम लोग अगर रिवाइज करते हैं, तो रिवाइज अगर करेंगे तो थोड़ी मतलब ये पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विथ रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। 2020 का क्वेश्चन है। एफडीआई हमने देखा क्या होता है? इट इज व्हेन अ कंपनी और एन इन्वेस्टर फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इन another country by setting up business or acquiring assets। एंड एफडीआई का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल्स, राइट। अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफडीआई। बताओ। इट इज एन इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन लिस्टेड कंपनीज। इट इज लार्जली अ नॉन डेट creating capital flow। It is an investment which involves debt servicing। It is an instrument made by foreign institutional investors in government securities। ये तो गलत ही हो गया, लिस्टेड कंपनी में ही सिर्फ क्यों? It is an investment which involve debt servicing, एकदम नहीं। आंसर क्या होगा? It is largely non debt। आप जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना इस कंपनी में, उसके बदले आपको ओनरशिप मिल रहा है, आप शेयर होल्डर बन रहे हो। तो डेट का बात कहां से आया? डेट थोड़ी दे रहे हो आप लोन थोड़ी दे रहे हो, आप मालिक बन रहे हो, आप कुछ हिस्से का आप मालिक बन रहे हो इस कंपनी में। तो दिस इज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। सो इट डज नॉट क्रिएट डेट, it is less volatile and its returns depend on the performance of investment। and यही कुछ कारण है जिसके कारण आपको एफडीआई को प्रेफर किया जाता है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आपको दो रूट्स बताए हुए हैं जिसके थ्रू एफडीआई इंडिया में आ सकता है, एक ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में नो गवर्नमेंट और आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट फ्रीली इन सेक्टर्स वेयर दिस रूट इज अलाउड। जबकि गवर्नमेंट रूट में क्या होता है? प्रायर अप्रूवल from the government is required। Applications are submitted via Foreign Investment Facilitation Portal। The respective ministry and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade decide on approval। हमसे तो सिर्फ ये पूछ रहा है, अगर आपको एफडीआई के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे? अब बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आप इस पे आंसर तक पहुंच सकते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 गोल्ड ट्रांचे रिवर्स ट्रांचे रेफर्स टू। अगर कुछ भी नहीं पता है, अगर रिवर्स ट्रांचे जो है वो आईएमएफ से जुड़ा हुआ इतना भी पता होता तो भी आप आंसर पे पहुंच जाते। वर्ल्ड बैंक कहाँ, सेंट्रल बैंक कहाँ, डब्ल्यूटीओ कहाँ। सो हर कंट्री क्या करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अपना कंट्रीब्यूशन देता है, राइट। तो हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन होगा आईएमएफ में, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा उसी को हम लोग कोटा कह देते हैं। अब इसी कोटा का एक पार्ट है रिवर्स ट्रांचे and this amount is provided in form of gold or foreign currency, right। and it act as a credit system for members country। किसके लिए? members country के लिए। तो IMF का कोटा कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो एक हो गया आपको रिवर्स ट्रांचे, दैट इज गोल्ड ट्रांचे उसको बोलो, and credit tranche 75% and reverse tranche 25%। this 25% is paid in gold foreign currency। a country can withdraw this amount anytime without IMF condition। which amount? this 25%, this reverse tranche। जबकि ये credit tranche 75% जो है this is paid in domestic currency and if country want to assess this it must agree with IMF conditions। अब हम लोग जबरदस्ती का इतना पीएचडी कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इट रेफर्स टू, तो कुछ नहीं पता है ना, सिर्फ पता होता है आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, हो जाता ना काम। अ क्रेडिट सिस्टम गारंटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पे वही जो भी है जरूरत आपके लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमेशा सरफेस लेवल पे पूछ रहा है, देख रहे हो यार, वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, तुरंत क्लिक करना चाहिए ना। हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं? 13 दिस इज फ्रॉम 2020, कह रहा है इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज are most likely to give some immunity to India। Global financial crisis कब होता है? It occurs when when banking system face extreme stress leading to economic instability
वर्ल्ड वाइड, इसीलिए तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहला रहा है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर मान लो अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होता है इन नियर फ्यूचर, तो कौन सा एक्शन, कौन सा पॉलिसी मेजर जो है वो इंडिया को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकता है। सो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, बताओ होगा या नहीं होगा। ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, ये तो और गड़बड़ कर देगा ना चीज को। फॉरेन बैंक तो रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय बैंक स्ट्रगल टू रिकवर द लोन। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर एनपीएस, बहुत सारे लोन बैड लोन्स हो जाएंगे, क्योंकि जब पूरा इकोनॉमिक सिस्टम में ही इंस्टेबिलिटी फैला हुआ है तो बैंक को भी तो दिक्कत होगा लोन रिकवर करने में, एंड फॉरेन बैंक्स जो होंगे वो रिस्की हो जाएंगे। सो अलाउिंग मोर फॉरेन बैंक कुड इंक्रीज द इंस्टेबिलिटी। कैसे? अगर वो कोलैप्स कर गए क्राइसिस के समय, तब फिर क्या होगा? सो इसके जगह पे क्या किया जा सकता था? इसके जगह पे डोमेस्टिक बैंक को स्ट्रेंथन करना थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो 2 तो पक्का नहीं होगा, 2 से तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे है एंड 2 यहाँ पे है। एक सेकेंड, दूसरा बोल रहा है मेंटेनिंग द फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउज फ्री कन्वर्जन ऑफ लोकल फाइनेंशियल एसेट्स इनटू फॉरेन वंस। अब ये भी रिस्की हो जाएगा। अगर कैपिटल जो है वो इंडिया के बाहर मतलब तुरंत चला गया, ठीक, अगर कैपिटल चला गया तो आप बताओ क्या होगा? रुपी का वैल्यू, पढ़े हम लोग, रुपी वैल्यू में फॉल शार्पली। क्यों? क्योंकि डॉलर बचेगा कम, रुपी हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो जो चीज ज्यादा है उसका वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा कि ज्यादा होगा? आप बताओ। ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगा। एंड डॉलर जो कि बहुत कम है मार्केट में, इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो पहले अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई 100 रुपए में हमको $2, पहले 100 रुपए में $2 मिल जाता था, तो अब चूंकि डॉलर बहुत कम हो गया है, तब अब क्या होगा? लोग बोलेंगे भाई देख 100 रुपए में $0.5 ही आपको मिलेगा। समझ में आया बात? तो आपके वैल्यू का, आपके करेंसी के वैल्यू, आपके करेंसी का जो वैल्यू है वो तो कम हो गया। अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हुआ तो सो फुल कन्वर्टिबिलिटी शुड बी अवॉइडेड इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। तो 3 ऐसे भी गलत। सो सिर्फ बचता है 1। फाइनेंशियल क्राइसिस कॉजेज मेजर प्रॉब्लम फॉर बोथ डेटर नेशन एंड इंटरनेशनल क्रेडिटर। ठीक, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो ये दोनों लोगों के लिए प्रॉब्लम है, डेटर कंट्री के लिए भी, मतलब जो लोन ले रहे हैं, एंड क्रेडिटर कंट्री के लिए भी, जो लोग लोन दे रहे हैं। एंड सो इस समय अवॉइडिंग द शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग हेल्प्स। इसीलिए बोल रहा है कि नॉट बोरोइंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, वो अच्छा स्ट्रेटजी रहेगा, अच्छा पॉलिसी रहेगा। सो इफ इंडिया रिलाइज लेस ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, इट रिड्यूसेस रिस्क ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। दिस मेक्स the economy more stable, more immune to sudden external shocks। समझ में आया? बहुत दिक्कत हो रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एलिमिनेशन मेथड से जाइए। मिला जुला के करना क्या है? करना बस इतना है ना कि समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। मतलब टेक्निकली शायद बहुत गलत हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा हम बताना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इंडिया कैसे अपने आप को बचा सकता है। तो जब कोरोना था तब इंडिया खुद को कैसे बचा रहा था, या लोग कैसे खुद को बचा रहे थे? अपने आप को दूसरों से अलग करके। तो हमको क्या करना है? हमको हर वो काम करना है ना जिससे डॉलर या फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी के साथ दूरी बना रहे। तो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग, दूरी बना रहेगा। ओपनिंग अप ऑफ मोर फॉरेन बैंक्स, दूरी कम होगा। सही नहीं है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय। डॉलर पे इफेक्ट तो इंडियन रुपी पे इफेक्ट। फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ये तो आज नहीं है, तो क्राइसिस के समय कहाँ से मतलब काम करेगा? यहाँ तो और मतलब दोनों पास हो रहे हैं। हमको क्या करना है? हमको दोनों पे एक दूसरे का इफेक्ट कम हो, वैसा कुछ व्यवस्था बनाना है। वो व्यवस्था सिर्फ यहाँ बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो 1 ओनली आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना एक बार खुद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, अमंग द फॉलोइंग which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 years? ये सब क्वेश्चन के लिए सिंपल एक ही सोर्स है, विवेक सिंह सर का नोट्स आप पढ़ लो, जो MCQs वाला उनका आता है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप मतलब कभी टारगेट कर ही नहीं पाओगे, हमेशा फंसोगे। सो हमसे क्या पूछ रहा है? अमंग द फॉलोइंग which one is the largest exporter of rice in the world in the last 5 year? आंसर होगा इंडिया। So India is the world's largest rice exporter. क्यों टॉप एक्सपोर्टर क्यों है? Because of high production. India produces large quantity of rice, especially basmati, non-basmati varieties.
Global demand. Indian rice is in demand across Asia, Africa, Middle East due to its quality and affordability. And the third and the most important reason why India is the top exporter is competitive pricing. India offer rice at lower prices than other countries like Thailand. Thailand जो है, this is the second largest rice exporter after India, right? So answer, इस क्वेश्चन का आंसर तो बी होगा, इंडिया। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दिस इज फ्रॉम 2019। Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in last 5 years? Among the agricultural commodities imported by India, इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट इंपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन लास्ट 5 ईयर्स? आंसर वेजिटेबल ऑयल्स। थोड़ा बहुत भी न्यूज़ पढ़ा है तो भी ये हो जाता। ठीक है, सो वेजिटेबल ऑयल इज द मोस्ट इंपोर्टेड agricultural commodity in terms of value. India depends on imports for 60% of its vegetable oil needs, with palm oil being the largest import. And main source क्या है palm oil के लिए? मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडिया इतना वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट क्यों करता है? बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन नॉट मीट द डिमांड and people consume more oil than what is produced in India. इसीलिए आंसर क्या होगा? डी, वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स भी थे, जैसे ऑयल पाल्म एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हायर MSP फॉर ऑयल सीड टू इंकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एंड दीज आर द इनिशिएटिव टू रिड्यूस द इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। फिर से वही कहेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन के लिए पढ़ लीजिए विवेक सर का नोट्स, या मतलब बहुत गारंटी नहीं है क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं मतलब अपने कोर्स को कंप्लीट कराने में। अगर मेरे से हो पाएगा तो हम PDF दे देंगे, राइट। PDF मतलब हम इसमें से जो भी इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है ना ये सर के नोट से, उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज। कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा ओन किया गया है, ओड है, राइट, लिया गया है एक्सटर्नल डेट। तो दिस इज रॉन्ग, देख लेंगे। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। ये तो मतलब वैसे भी सोचना चाहिए कि ये गलत ही होगा, तो आंसर क्या हो गया? नेदर 1 नॉर 2, राइट। अब आप हमको इतना बताओ एक्सटर्नल डेट क्या होता है? External debt is the money borrowed from foreign sources and it must be repaid in the currency in which it was borrowed. तो जो करेंसी में बोरो किया गया था उसी करेंसी में आपको रीपे भी करना है। आप लोन लोगे तो रीपे तो करोगे ही, राइट। सब लोग तो विजय माल्या है नहीं, ठीक है। तो जिस करेंसी में आपने लोन लिया है उसी करेंसी में आपको लोन को रीपे करना पड़ेगा। अब सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल डेट क्या क्या है? तो फॉरेन कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। ये 19 का क्वेश्चन है ना, राइट। तो अगर उसी समय के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो कमर्शियल बोरिंग का बिगेस्ट शेयर था एक्सटर्नल डेट में, अराउंड 38%, 38.1%। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स पहले भी हम लोग देखे थे। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स क्या है? एक तरीके का लोन है, इसका शेयर है 23.9%। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट 18% के आसपास। तो आंसर क्या होगा? बिगेस्ट शेयर किसका है? कमर्शियल बोरोइंग वर द बिगेस्ट शेयर। तो पहला तो गलत हो जाएगा कि दिस इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, नो दिस इज इनकरेक्ट। फिर बोल रहा है ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। सारा का सारा नहीं, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट वॉज इन US डॉलर, अराउंड 53.9%। इंडियन रुपी में कितना डिनोमिनेटेड है? 31%। उसी प्रकार से अलग अलग, जैसे जापानीज येन 5%, स्पेशल ड्राइंग राइट्स 4.5%, यूरो 3.5%। तो सारा का सारा जो है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड नहीं है। आंसर होगा डी, निदर 1 नॉर 2। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब ये नंबर्स वगैरह फोकस नहीं करना है आपको, देख लो स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है। अगर हमको सिर्फ इतना पता होता है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट जो है वो कमर्शियल बोरोइंग है, ना कि गवर्नमेंट एंटिटीज के द्वारा लिया गया है, आपका काम हो जाता है। आपको इतना पता होता है कि सारे एक्सटर्नल डेट जो है वो US डॉलर में डिनोमिनेटेड नहीं है, आपका काम हो जाता है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, ये 2 होगा एंड ये 3 होगा,
ठीक है। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूटर है टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए 1 2 3 4 में से कौन कंट्रीब्यूटर है? पहले तो ये जानना होगा ना करेंसी क्राइसिस क्या होता है। इट अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ country's currency falls sharply against other currency। ठीक है, तो जब आपके कंट्री का करेंसी का वैल्यू शार्पली गिर जाए, फॉल कर जाए विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, तो उसको करेंसी क्राइसिस कहा जाएगा। अब ये करेंसी क्राइसिस के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए 1 2 3 में से कौन कौन सा फैक्टर सही है? अब आप बताओ करेंसी क्राइसिस पहले हो किससे रहा है? तो हाई इन्फ्लेशन के कारण होगा, पढ़ा है ना हमने, नीर रीर ध्यान आ रहा है। फाइनेंशियल मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण होगा, दैट इज अनस्टेबल स्टॉक मार्केट, इंटरेस्ट रेट। करेंसी रिस्क और किसके कारण हो सकता है? हाई डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा करेंसी चाहिए होता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, ताकि आप जिनसे इंपोर्ट कर रहे हो उसको फॉरेन करेंसी में पे कर पाओ। एंड फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, दैट इज मोर मनी इज गोइंग आउट देन कमिंग इन because you are importing more, there is high demand for imports। and जब इस तरीके का सिचुएशन होगा तो क्या होगा? करेंसी क्राइसिस होगा। अब करेंसी क्राइसिस को कम करना है ना, तो कौन कौन सा 1 2 3 में से कंट्रीब्यूटर हो सकता है? पहला लिख रहा है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। दिस इज करेक्ट। This can be a contributor in reducing the risk of a currency crisis. India's IT sector earn foreign currency फ्रॉम ग्लोबल क्लाइंट्स। ये सब में क्या हो रहा है? डॉलर बाहर जा रहा है ना, लेकिन जो फॉरेन करेंसी अर्निंग हो रहा है इंडिया का आईटी सेक्टर का, उससे डॉलर या फॉरेन करेंसी घर में आ रहा है। मोर फॉरेन करेंसी सप्लाई, हायर फॉरेक्स रिजर्व, लोअर रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। दूसरा देखो, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इससे नहीं होगा। अ करेंसी क्राइसिस इज कंट्रोल्ड बाय मैनेजिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट दिस। Increased spending may boost the economic growth but does not prevent a currency crisis। बात समझ में आ रहा है? यहाँ करेंसी क्राइसिस का बात हो रहा है। ऐसा बात करना है जिससे फॉरेन करेंसी के डिमांड सप्लाई में कुछ इफेक्ट हो, फॉरेक्स रिजर्व में कुछ चेंजेस आए। जैसे पहला वाला ऑप्शन, जो पहला वाला स्टेटमेंट से क्या हो रहा है? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है। दूसरे वाले का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन देखो, रेमिटांसेस फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, ये सही है ना। रेमिटांसेस मतलब क्या? मनी सेंड बाय इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। दिस रेमिटांसेस इंक्रीजेस द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। फिर ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व होगा तो करेंसी रिस्क कम होगा। एंड इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेमिटांस रिसीविंग कंट्री, वी ऑल नो दिस, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही आंसर क्या होगा? 1 and 3। ठीक है, अब जितना बता दिए दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पे आप रिवाइज कर लेना एक बार खुद से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, this is from 2019। कह रहा है which one of the following is not the most likely measure the government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee। कि बोल रहा है कि स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या हो गया? डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया? अभी बताया था मैंने कि 100 रुपये है, आपको $2 आप ले रहे थे, अब 100 रुपये है, अब आपको $1 मिल रहा है, तो ये हुआ डेप्रिसिएशन ना। आपका वैल्यू डेप्रिसिएट कर गया। जहां 100 में आपको $2 मिल रहा था, अब 100 में आपको $1 मिल रहा है, तो आपका जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका वैल्यू तो कम हो गया। अब इस डिप्रिसिएशन को चेक करने के लिए पूछ रहा है कि आरबीआई या गवर्नमेंट इनमें से क्या नहीं करेगा। नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, क्या नहीं करेगा। अब एक बात समझो, डिप्रिसिएट किया है इसका मतलब क्या है? आपके करेंसी का वैल्यू कम हुआ है। आपके करेंसी का वैल्यू कम हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं डॉलर का वैल्यू बढ़ा है। अब आप हमको एक बात बताओ, मतलब एकदम कॉमन सेंस है, कि किसी चीज़ का वैल्यू बढ़ता या घटता कब है? डिप्रिसिएट का मतलब वैल्यू कम होना, ठीक है। किसका वैल्यू कम हुआ है? रुपी का। अब रुपी का वैल्यू कम हुआ है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि रुपी मार्केट में बहुत ज्यादा है, मार्केट में रुपी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ना इसका वैल्यू कम हुआ। डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो गया, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन करेंसी है, जैसे इस केस में डॉलर, इसका वैल्यू क्या हुआ है? वैल्यू इसका बढ़ा है, राइट, बढ़ा है। किसी चीज का वैल्यू कब बढ़ता है? जब वो क्वांटिटी वाइज कम हो। तो जब डिप्रिसिएशन हुआ है, राइट, तो हमको क्या लिख रहा है यहाँ पे? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है इंडियन रुपी, वो मार्केट में ज्यादा है, कह सकते हैं ना ये चीज। तभी तो उसका वैल्यू कम हो गया है ना। तभी तो 100 में पहले $2 मिलता था, अब 100 रुपए में $1 मिल रहा है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? आप खुद सोचो। हमको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे ये पैसा कम हो ना,
अगर हम इसी को बढ़ाने लगेंगे, समझना, अगर हम इसी को बढ़ाने लगेंगे तब तो और डिप्रिसिएशन होगा। हमसे पूछ रहा है आरबीआई क्या नहीं करेगा, तो आरबीआई जो है फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये काम आरबीआई नहीं करेगा। समझ में आया? क्योंकि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो अगर कर रहा है आरबीआई तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, एंड दिस विल मेक इन्वेस्टमेंट लेस अट्रैक्टिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर अपना पैसा लेके भागेंगे, पैसा लेके भागेंगे तो डॉलर और कम होगा, रुपी और डिप्रिसिएट कर जाएगा। अब देखो, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू external commercial borrowing, easing norm for external commercial borrowing, this will attract the foreign investment, this is a way to control rupee depreciation। हमसे पूछ रहा है कि सरकार क्या नहीं करेगा, सरकार ये नहीं करेगा। समझ में आया बात? बहुत बार क्वेश्चन समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट में पूछ रहा है यही नहीं समझ रहे, जिसके चलते गड़बड़ हो जाता है। encouraging Indian borrower to issue Indian rupee denominated masala bond, This is correct. This reduces the foreign currency demand। तो फॉरेन करेंसी का डिमांड जब रिड्यूस हो जाएगा तो इसका क्वांटिटी कम थोड़ी होगा। समझ में आ रहा है? कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स। कर्बिंग इंपोर्ट्स रिड्यूसेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर आप इंपोर्ट को कर्ब कर रहे हो तो उससे होगा क्या, समझना, फॉरेन करेंसी का डिमांड जो है वो कम होगा। मतलब लोग फॉरेन करेंसी डिमांड नहीं करेंगे, इसका मतलब मार्केट में फॉरेन करेंसी रहेगा, खत्म नहीं होगा, एंड यही तो चाहिए ना। समझ में आ रहा है? सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ये डी। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज फ्रॉम 2019। कह रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट are calculated by comparing the prices of same baskets of goods and services in different countries। क्या होता है purchasing power parity? This is based on the law of one price। It compare the cost of same goods, same services in different countries after adjusting for exchange rate। The idea is that the same basket of goods should cost the same in two countries when expressed in a common currency, right? So PPP, exchange rate, is the rate at which one currency needs to be converted into another to buy the same amounts of goods and services in both the countries। Statement 1 is correct। एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में बोले तो अमेरिका में आप जाते हो, एक केजी आप आम खरीद रहे हो, राइट? उसके लिए अगर आपको मान लो $2 देना हो रहा है, एंड इंडिया में जब आप 1 केजी आम खरीद रहे हो ऑफ सेम क्वालिटी वगैरह सब कुछ, तब आपको मान लो 150 रुपीज देना पड़ रहा है। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा? 150 रुपीज इज इक्वल टू $2, मतलब $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। समझ में आया? सेकेंड स्टेटमेंट, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सबको पता होता है, दिस इज रॉन्ग। पीपीपी एक्सचेंज रेट के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो इंडिया इज, पीपीपी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स। एंड अगर यूरोपियन यूनियन इज काउंटेड एज वन इकोनॉमी, तब उस केस में इंडिया का जो रैंक है वो 4th हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो 6th तो बहुत दूरी कर दिया, आंसर क्या होगा? 1 ओनली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, 2018 का क्वेश्चन है। द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। आप बताओ, अभी पढ़ा हमने ये चीज, तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा? सही होगा। इंडिया डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल डिमांड ड्यू टू इट्स हाई डोमेस्टिक कंजम्पशन। सो इंडिया इंपोर्ट्स मोर एडिबल ऑयल देन इट प्रोड्यूसेस, राइट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ये। दूसरा, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। दिस इज रॉन्ग। मतलब सोच के भी वो होगा ना, मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं कि क्यों नहीं करेगा सरकार। अगर इंपोर्ट ड्यूटीज क्रूड ऑयल पे देखें तो 35% है, एंड एडिबल ऑयल पे 45% है, एंड ये 2018 में पूछा गया ना। 2018 में इंपोर्ट ड्यूटी ऑलिव ऑयल पे 40% के आसपास था, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, आंसर 1 ओनली। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा कि पाम ऑयल जो है इट अकाउंट्स फॉर 62%, जस्ट अ सेकंड, 62% ऑफ टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स, अराउंड 62%। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे भी आपको ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट? ओके, लेट मी स्टॉप दिस वीडियो हेयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।